नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 28 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPO-SI, दिल्ली पुलिस, बिहार SI, UPSI and other state services like UP PCS, बिहार PCS, छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS, राजस्थान PCS के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के भी करंट अफेयर के तहत यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में, यानी नेशनल अफेयर में। पहली न्यूज है अर्थक्वेक इन आसाम। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा, सुबह 7:55 पर यानी 7:51 पर पहला भूकंप का झटका आया। फिर उसके बाद 3 झटके और इसकी जो तीव्रता थी, उसकी इंटेंसिटी थी 6.4 मापी गई है। और यह जो है कह सकते हैं कि यह विनाशात्मक है, यानी 6.4 से जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ईपी सेंटर, अभी यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र क्या था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह असम का सोनितपुर जिला है, यानी केंद्र इसका कहाँ है, सोनितपुर था। यह भूकंप 17 किलोमीटर की गहराई पर आया और असम में एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 6.4 इंटेंसिटी का भूकंप सबसे तेज था। भूकंप के यह तेज झटके असम के साथ साथ मेघालय और दक्षिणी बंगाल में भी, यानी इन सब क्षेत्रों में भी यह इस पर महसूस किए गए और मेघालय में भी यह महसूस किया गया। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता, अब देखिए ये तो रहा खबर। अब हम बात करते हैं कि क्या यह भूकंप जनित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूकंप क्या होते हैं, भूकंप की तीव्रता को हम कैसे मापते हैं। भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता के 2 विकल्प हैं। एक है रिक्टर पैमाने पर इसे नापा जाता है, यानी रिक्टर स्केल इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड स्केल। ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी रिक्टर पैमाने को परिमाण पैमाने के रूप में भी जाना जाता है, यानी भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को मापा जाता है, यानी द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द earthquake is measured ranging from 0 to 10 in absolute number. However, it is not generally possible to measure earthquake of less than 2 and more than 10 Richter scale. तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कि 2 से कम और 10 से ज्यादा रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप का मापन सामान्य तौर पर संभव नहीं हो पाता है। तो यह रिक्टर स्केल ध्यान रखेंगे। और मार्केली स्केल क्या होता है, मार्केली स्केल इज नोन एज द इंटेंसिटी स्केल, यानी इससे तीव्रता पैमाने की, यानी तीव्रता के रूप में इसे माना जाता है। इसके लिए घटना के कारण दिखाई देने वाले नुकसान का मापन किया जाता है और इस भूकंप में भूकंप की तीव्रता को 1 से लेकर के 12 के बीच में रखा जाता है। ये तो रहा दोस्तों कैसे मापते हैं। अब बात आती है कि यह भूकंप के कारण क्या है। यानी सागर तटीय भागों पर सागरीय लहरों के कटाव के कारण जब महाद्वीप का तटीय भाग टूटकर सागर में गिरता है तो समीपवर्ती भाग में साधारण प्रकार का कंपन का अनुभव होता है और कभी-कभी किनारों का टूटना अचानक ही संपन्न हो जाता है। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने सुना होगा, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, 1960 में हेरी हेज साहब ने दिया था। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर अगर बात किया जाए तो इन प्लेटों में जब जैसे रचनात्मक प्लेट होती है जिसमें 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक विनाशात्मक, यानी जैसे प्लेटों को अगर बात किया जाए तो ये प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। फिर दूसरे में आप देखेंगे कि ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, इसे विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। तो यहां से भी जैसे अपने हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यानी ये आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट जब दोनों लाटो नामक स्थान पर टकराई तो ये प्लेट अंदर बेनी ऑफ जोन तक यह प्लेट सबडक्ट कर गई। तो अब यह प्लेट सबडक्ट कर गई कहां, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो वो यहां तक कर गई। और यही कारण है कि हमारे देश में जो हिमालयी क्षेत्र है वह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह दोनों प्लेटों के टकराने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है और यही कारण है कि हिमालय भूकंप जनित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, भूकंपों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे वोल्केनिक अर्थक्वेक,
यानी जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहां भयंकर भूकंप के आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे याद हो तो क्राकातोआ ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया का 1883 का अभी तक का सबसे भयंकर ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, तो वहां पर भूकंप भी अधिक विनाशकारी था। तो इस तरह से जहां जहां आप देखेंगे ज्वालामुखी क्रिया, वहां भूकंप की भी क्रिया होती है। इसी तरह से भ्रंश मूलक भूकंप भी होते हैं, जिसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भ्रंशन होता है, टेक्टोनिक भ्रंशन के कारण जब चट्टानों में जो हलचल उत्पन्न होती है तो उससे तीव्र भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश कहा जाता है कि आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त भूकंप आएगा। इससे पहले 1872 में कैलिफोर्निया का भूकंप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता है। इसी तरह से आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक होता है, संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। इसमें जो भूकंप का संतुलन मूलक भूकंप इसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है, यानी जो चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और एक होता है दोस्तों प्लूटोनिक अर्थक्वेक, यानी प्लूटोनिक अर्थक्वेक बहुत ज्यादा गहराई पे होते हैं, इसके बारे में उतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है वैज्ञानिकों को। और एक कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंप जिसे आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, जो हम लोगों मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, जैसे कोयना डैम, कोयना भूकंप आप लोगों ने देखा होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो डैम बनाए जाते हैं तो उसमें जल जब छोड़ा जाता है तो उससे जो है टकराती है तो वह लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से टाइडल भी होते हैं, जो समुद्री लहरें टकराती हैं तटीय क्षेत्रों में। जैसे कच्छ का भूकंप आप लोगों ने सुना होगा, बहुत भयावह भूकंप था। तो इस तरह से यह बहुत सारे प्रकार के भूकंप होते हैं। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत की जो सिस्मिक जोन है, यहां पर सिस्मिक जोन 2, 3, 4 एंड 5th में देख रहे हैं कि 8 से 9 तीव्रता हो सकती है। और ये रेड जोन कहां है, नॉर्थ ईस्ट, यानी आज जहां पर आया है यह सिस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसी तरह से 4 में क्या है, ये भी खतरनाक डेंजर पोजीशन होती है 7.9 to 8। और इस तरह का आप देख सकते हैं ये पूरा हिमालयी क्षेत्र, मैंने बताया था ना, विनाशात्मक प्लेट। और कम खतरनाक जोन 2 के अंतर्गत आता है, आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है पूरा। और मध्यम खतरनाक जोन 3 के अंतर्गत आता है ये पीला वाला क्षेत्र। तो यह देख सकते हैं कि इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इसमें भूकंप 5 में क्या अंतर्गत आते हैं, इसमें सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन है, इसमें 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना होती है। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, पूरा हिमालयी क्षेत्र, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र तक। सिस्मिक जोन 4 में इसमें दिल्ली आ जाता है। तो दिल्ली में दोस्तों दिल्ली रिज है ना, तो जो अरावली है दिल्ली वालों को बचा लेती है, इसी पे सबडक्ट कर जाती है। यही कारण है कि दिल्ली वालों को भूकंप से कौन बचाता है, अरावली बचाती है। जबकि यह भी सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है, कौन, दिल्ली वाला क्षेत्र। तो ये ध्यान रखेंगे। और सिस्मिक जोन 3 के अंतर्गत कौन से आएंगे, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के इलाके आएंगे। इसी तरह से दोस्तों सिस्मिक जोन 2 जो सबसे कम भूकंप वाला क्षेत्र माना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया ही, उसमें मानचित्र में जरूर देखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22 जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 10.02%। यानी दोस्तों वैश्विक आर्थिक अनुमान जताने और परामर्श देने वाली कंपनी का नाम है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने यह अनुमान लगाया है कि भारत के जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी 11.8% से घटकर 10.2% कर दिया है। पहले इसका अनुमान क्या लगाया था दोस्तों, 11.8%, अब इसे 10.2 कर दिया है। इसका सबसे जो बेसिक रीजन है, उसके पीछे कारण है ड्यू टू कोरोना। और कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है और ज्यादा भयावह स्थिति पैदा कर सकती है, इसे और भी घटाया जा सकता है। तो द राइजिंग बर्डन ऑफ हेल्थ केयर ड्यू टू इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो यह इसके लिए कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते कारणों या मामलों के कारण स्वास्थ्य सेवा पर पड़ रहा भार, टीके की कीमत को लेकर हिचक और महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की ठोस रणनीति के अभाव का हवाला दिया है। किसने, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में आवाजाही पर पाबंदी लगने की आशंका के बावजूद भारत का स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कम कड़े प्रतिबंध और मजबूत उपभोक्ता और कारोबारी व्यवहार दूसरी लहर के आर्थिक असर को कम करेगा।
लेकिन अगर कड़े प्रतिबंध लगाकर लॉकडाउन लगाया गया तो फिर जो है इस रिपोर्ट में पुनर्विचार किया जा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी कड़ाई से लॉकडाउन अगर हम लगाते हैं तो वह वृद्धि के अनुमान को और भी कम कर देंगे, ऐसा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कंपनी का कहना है। तो यह स्थिति हमारे देश की या पूरा विश्व, आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, चरमरा गई है। और ऐसे में हमारे भारत में भी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो 3 लाख से अधिक केसेस रोज आ रहे हैं। इसको देखते हुए यह आंकड़े आगे चलकर और भी घट सकते हैं, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। यूएस स्पाइस सैटेलाइट launches into space from कैलिफोर्नियाज वंदेनबर्ग एयरफोर्स बेस, यानी वंदेनबर्ग वायुसेना अड्डा कैलिफोर्निया से अमेरिका के एक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। यह वंदेनबर्ग वायुसेना अड्डे से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेटा 4 यानी हैवी रॉकेट के जरिए NROL-82 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। किसका? NROL-82। दोस्तों, प्रक्षेपण के दूसरे चरण के पूरे होने तक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और उपग्रह पर सुरक्षात्मक कवर लगाया गया था। बाद में नेशनल रिकॉन्सिनेंस ऑफिस के अनुरोध पर वीडियोग्राफी को स्टॉप कर दिया गया। और NRO एक सरकारी एजेंसी है जो अमेरिकी खुफिया उपग्रहों के विकास, निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव का जिम्मा संभालती है। तो NRO भी ध्यान रखेंगे पॉइंट को। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया रैंक 3rd बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन वर्ल्ड इन 2020, द यूएस टॉप्स। सिप्री की रिपोर्ट आई है दोस्तों। तो सिप्री की रिपोर्ट, इंडिया हैज रिटेन इट्स पोजीशन एज द 3rd बिगेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2020, यानी तीसरा सबसे बड़ा, यानी स्टॉकहोम, याद रखना सिप्री का फुल फॉर्म भी आ जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को प्रकाशित सिप्री का जो सैन्य व्यय डेटाबेस शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। और दोस्तों, टॉप 5 में नई रिपोर्ट के अनुसार 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता जो हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका $778 बिलियन, सेकंड पर चीन है $252 बिलियन, एंड थर्ड पे हमारा इंडिया है $72.9 बिलियन, एंड फोर्थ पे रसिया है $61.7 बिलियन, और फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम। तो टॉप 5 याद रखिएगा। इन पांचों राष्ट्रों को मिलाकर वैश्विक सैन्य व्यय का 62% हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, तो इस तरह से वैश्विक जो एक्सपेंडिचर है विश्व स्तर पर 2020 में सैन्य खर्च बढ़कर $1981 बिलियन हो गया है। यह मूल 2019 की तुलना में वास्तविक रूप से 2.6% की वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है। द मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2020 रोज टू $1981 बिलियन। नेक्स्ट है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में हम बात करेंगे। जस्टिस बिंदल अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट, यह आप जानते ही होंगे, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन किया गया था 1862 में। जस्टिस राजेश बिंदल वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इश्यूड दिस इंफॉर्मेशन बाय इश्यूइंग ए नोटिफिकेशन। जस्टिस बिंदल इज द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो यह आप पिक्चर देख सकते हैं जस्टिस बिंदल का, सबसे सीनियर मोस्ट जस्टिस थे। इन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश टी भास्करन नायर राधाकृष्णन 28 अप्रैल आज वह रिटायर हो रहे हैं, इसलिए 29 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की उम्र 62 साल है, 65 वर्ष के लिए विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट बताया था, यह भी वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता के रूप में भी रह चुका हो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। लेकिन नियुक्ति कौन करता है?
है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। जैसे याद रखना, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, इसी को पलट दीजिए, आर्टिकल 214 में क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिटों का प्रयोग करती है, तो हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत रिट का प्रयोग करती है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। कृति कारंत बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी चूजन एज ए वाइल्ड इनोवेटर। दोस्तों वन्य जीव अध्ययन केंद्र बेंगलुरु में मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति कारंत को 2021 के लिए वन्य अन्वेषक पुरस्कार से नवाजा गया है, और वह पहली भारतीय महिला के साथ साथ पहली एशियाई महिला है जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और द अवार्ड इज गिवन बाय द वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन टू दोज हु वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यानी यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सतत विकास, धारणीय विकास, जलवायु परिवर्तन और वन्य संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए, कह सकते हैं संसाधनों को बचाने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आज है टूरिज्म इंडस्ट्री लॉस ऑफ 60,000 करोड़ रुपीस ड्यू टू कोरोना वायरस। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल मार्च से ही लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने से 13 महीनों से अधिक समय के बाद अब भारत में एक भी विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना महामारी ने पूरा भारतीय पर्यटन उद्योग को निगल लिया है, और पिछले साल मार्च से एक भी पर्यटक भारत नहीं आया है, क्योंकि 20 मार्च से पर्यटक वीजा बंद कर दिया गया था। अनुमान है कि पर्यटन को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक महत्वपूर्ण पर्यटक जो उद्योग से संबंधित इंडस्ट्रीज थे, उनका कहना था कि हम सिर्फ जापान के पर्यटकों से ही साल भर में 45 से 50 करोड़ रुपए कमा लेते थे, लेकिन आज सब बंद पड़ा है। किराया देना पड़ रहा है, रोड टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कम सभी 90% कर्मचारियों को उनको पद से हटा दिया गया है, उनको बिना वेतन के हटा दिया गया है, वेट करने को कहा जा रहा है। तो यह स्थिति हो गई है दोस्तों। 2019 के मुकाबले 2020 में 75% कम विदेशी यात्री आए, क्योंकि 25 मार्च से पर्यटक वीजा जारी ही नहीं किया गया, और अधिकतर ऑपरेटर्स ने 80 से 90% कर्मचारियों को या तो हटा दिया है या बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है। तो यह स्थिति है। दुबई में मालदीव जैसे पर्यटन स्थलों में भी भारतीयों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कई देशों से आप देख रहे हैं आ रहा है कि रोक लगा दी गई है उड़ानों पर। तो यह स्थिति है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। T20 वर्ल्ड कप 2021 आईसीसी कीप्स यूनाइटेड अरब अमीरात ऑन स्टैंड बाई। दोस्तों यहां पर भी इस T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में होगा। इसका इवन आप जो बात की जा रही है कि इसका जो फाइनल मैच होगा वह जो है नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में किया जाएगा, लेकिन इस पर भी कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में आईसीसी ने निर्णय लिया है स्टैंड बाई में यूनाइटेड अरब अमीरात को पहला विकल्प रखा है, और दूसरा विकल्प है श्रीलंका। तो आईसीसी ने कोरोना को देखते हुए पहले ही बैकअप प्लान के तहत संयुक्त अरब अमीरात को स्टैंड बाई के तौर पर रखा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में भारत में T20 कप होना है। तो इस तरह से भारत में कोरोना संक्रमण के हालात काफी खराब हैं। जो सेकेंड वेव है उस पर ध्यान से नजर रख रहा है कौन? आईसीसी और बीसीसीआई दोनों। अगर किसी कारण से भारत में विश्व कप नहीं हो सकता है तो पहली पसंद यूनाइटेड अरब अमीरात होगा, और दूसरी पसंद यानी दूसरा विकल्प है श्रीलंका। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में जनसंख्या कम है, तो वहां पर इसका ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शीर्ष परिषद की बैठक भी हुई थी। इसमें T20 विश्व कप को लेकर भी चर्चा हुई है। तो बैठक में तय हुआ है कि 9 शहरों में T20 वर्ल्ड कप के मैच आयोजित कराए जाएंगे, लेकिन अब देखना है कि कोरोना किस करवट लेता है। तो अब कोरोना अगर कंट्रोल होता है तब तो यही होगा, नहीं तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। T20 कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी।
टूर्नामेंट में 45 मैच खेले जाएंगे। और दूसरा विकल्प मैंने बताया कि श्रीलंका भी है, ये भी खबर ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज दोस्तों वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, 28 अप्रैल, यानी दुनिया भर में काम के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, जिसे ILO कहते हैं, द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। इसे प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे लोग देखिए वहां जाते हैं कार्य करने के लिए और वहीं पर वह दम तोड़ देते हैं। इस तरह की घटनाएं 6300 लोग हर प्रतिदिन कार्यस्थल पर मृत्यु होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष इसी कारण 2.3 मिलियन लोग इस कारण मारे जाते हैं। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस जो है मुख्य रूप से कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना एवं बीमारियों से बचाव का प्रसार करता है। यानी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस World Day mainly promotes prevention of any kind of accident and disease at the workplace. तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे, आप लोगों की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड एब्रिविएशन, यानी ALU का फुल फॉर्म क्या है, एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है, CPU का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्गोल मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यह कई बार प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बेसिक ये लैंग्वेज है दोस्तों, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसी तरह से BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल 0 और 1। BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और CPU इसे कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन कहा जाता है। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से CAT स्कैन क्या है, तो कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन। और कोबोल दोस्तों ये भी लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कई बार आ चुका है फुल फॉर्म। और CD यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं। इसी तरह से C.DOT तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसी तरह से कोमल कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है। और DOS MS DOS पे जैसे काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं। तो DOS मतलब क्या हुआ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS क्या है, डेस्कटॉप सिस्टम। E-कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ENAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स मशीन यानी इसको क्या कहेंगे, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, फैक्स का फुल फॉर्म है। इसी तरह से फ्लॉप्स, पहले गीगाबाइट बिट बाइट, हाँ गीगाबाइट मेगाबाइट, फिर फ्लॉप्स में इसको गणना की जाती है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फोर्ट्रान ये भी जो है लैंग्वेज है, फार्मूला ट्रांसलेशन। और HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WW यही तो लिखते हैं अपनी, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और वैन लैन तो सुना होगा, लैन के वैन में क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन को क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। UPS हम लोग यूज करते हैं ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और स्नोबॉल ये भी लैंग्वेज है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो ये इसका फुल फॉर्म अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में आ जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहिए, यह आपके काम आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सुभाष रानी, दिनेश यादव, अजय सिंह, प्रतीक गंदोत्रा, अखिलेश कुमार मौर्य, उत्कर्षिनी पांडे, अनु धामा, रोली सरोज, मनीष जांगिर, रेणु बाला, संजय नेगी, निधि राठौर, मुस्कान हरुण शेख, पूजा चौरसिया, निखिल मावी, सतीश कुमार निषाद, नीरज यादव, विवेक यादव, राजेश कुमार, व्रज देधिया, आयशा रहमान, हेमंत शर्मा,
श्रुतीय। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी उत्तर पूर्व राज्य में आए भूकंप का केंद्र स्थल कहां था? सोनितपुर आसाम, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, चेरापूंजी मेघालय, कोहिमा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड स्केल फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स कॉल्ड? भूकंप को मापने के लिए मैग्नीट्यूड स्केल को क्या कहा जाता है? मार्केली स्केल कहते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं, या हाइग्रोमीटर कहते हैं, या ट्रांसड्यूसर कहते हैं? बताया था न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what GDP estimate has the global forecasting firm Oxford Economics forecasted for India the fiscal 2021 to 22, यानी फिजिकल जो बताया गया है जीडीपी फोरकास्ट किया है किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा। कितना? 9.2%, 10.2%, 11% या 11.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड इन 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा टाइटल्ड SIPRI मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस? फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ST रामा राव, TBN राधाकृष्णन, राजेश जिंदल, TR राजशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू हैव अवार्डेड द वाइल्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? डॉक्टर सुनीता नारायणन, डॉक्टर कृति कारंथ, डॉक्टर वंदना शिवा, मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑलरेडी बीन placed as standby under the backup plan by the ICC given that India, which is to host the T20 World Cup, is confronting severe corona क्राइसिस, यानी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए आईसीसी ने भारत में कोरोना को देखते हुए पहले ही बैकअप प्लान के तहत किस देश को स्टैंड बाई के तौर पर रखा है? बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड? विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26, 27 या 28 अप्रैल? एंड नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज वैन स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? वैन का क्या अर्थ है? होल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एसेसिबल नेटवर्क या वाइड एल्गोरिथम नेटवर्क? एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर? यानी ALU के कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अल्टरनेट लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज कोड। इसमें से आपको बताना है। इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।